राज्य क्या है, राज्य के कितने अंग हैं, राज्य का निर्माण कैसे होता है, उसमें से जो सरकार है, सरकार के कितने अंग हैं, उसको आपस में कैसे जुड़े हुए, उस प्रकार से हमने पूरा का पूरा पढ़ा। लास्ट हम जहाँ से जुड़े हुए थे वो था संसदात्मक व्यवस्था। यानी हमने सरकार के जब अंग पढ़े, हमने जब सरकार के अंग पढ़े, उस सरकार के अंगों को हमने समझने की कोशिश की गई थी, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों, ये सरकार के तीनों अंगों के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने ये कहा था कि संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं। हमने ये भी समझा था कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है, उस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, संसदात्मक व्यवस्था कहते हैं। और ये इसमें यह भी बताया गया कि इन दोनों का आपस में जब घनिष्ठ संबंध है तो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करेगी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करेगी। अब इसकी डेफिनेशन हमने देख ली थी, भाई संसदात्मक व्यवस्था क्या है, तो नॉर्मली वे में देख लीजिए आप। संसदात्मक व्यवस्था देखिए, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। वो चाहे कोई भी दुनिया का देश हो, उस देश में हमेशा संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती। जिस देश में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं, उस दुनिया के देश की जो व्यवस्था होगी वो संसदात्मक व्यवस्था है। आपको ये पहचानने ये जरूरी नहीं, आप एक सरकार के तीनों अंगों से मालूम पड़ जाएगा आपको भाई वास्तव में संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा संसदात्मक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। संसदात्मक व्यवस्था, संसदात्मक व्यवस्था में हमने पढ़ा मीनिंग क्या संसदात्मक व्यवस्था है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है तथा न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करती है, वो व्यवस्था होगी संसदात्मक। अब संसदात्मक व्यवस्था का सीधा सा तात्पर्य है कि जो व्यवस्था का कार्य है वो सरकार का जो अंग करता है व्यवस्था का कार्य, ठीक है, उसी के नाम के आधार पर उस व्यवस्था का नाम रखा जाता है। जैसे हमारी व्यवस्था का कार्य कौन करती है, संसद कार्य करती है, संसद। तो संसद से तात्पर्य हो गया, संसद शब्द है वो संसदात्मक व्यवस्था से बना है। ठीक है, उसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि भाई भारतीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है, तो भारतीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संसद। अब संसद है, सीधी सी बात है, जिस देश में संसद है और प्रत्येक कोई दुनिया का कोई भी देश आप देख लीजिए, उसकी व्यवस्थापिका है उसको अलग अलग नाम से पुकारा गया। कहीं पर लॉर्ड सभा, कहीं पर मिनी कैप्स, कहीं पर संसद, कहीं पर ब्यूरो। तो कहने का तात्पर्य अलग अलग देशों में संसद को अलग अलग नाम से पुकारा गया है व्यवस्थापिका को, लेकिन जो भारतीय व्यवस्थापिका है उसको किस नाम से पुकारा गया, संसदात्मक व्यवस्था। संसदात्मक व्यवस्था में हमने 12th क्लास में एक वीडियो में देखा था कि भाई इसके अंग अगर पूछे जाए तो 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन ये अंग की बात है, ये तीनों क्या है, अंग। लेकिन सदन पूछा जाए कि भाई सदन कितने हैं, तो सदन तो आपको सामने पड़े 2 सदन, कितने, 1 और 2। देखिए संसद के अंग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति 3 हो गए, और संसद के सदन है वो 2 हो गए, एक लोकसभा और राज्यसभा। कंफ्यूज यहाँ पर आपको दूर करना है कि कई बार ऑप्शन 3 आ जाए हैं तो हमेशा ध्यान रखना अंग की बात हो रही है, अगर 2 ऑप्शन ही मिले तो बात सदन की हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना।
संसदात्मक व्यवस्था में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि प्रत्येक कार्य है, चाहे वो सरकार के किसी भी नीति से जुड़ा हुआ है या सरकार की किसी भी कार्य प्रणाली को प्रभावित करता हो, जब तक संसद का अंतिम रूप नहीं होगा तब तक कोई भी उसका अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता। यानी चाहे आप न्यायपालिका को भी ले लीजिए, न्यायपालिकाओं में अगर कॉलेजियम सिस्टम को अंतिम रूप दिया गया है तो उसमें संसद की अनिवार्यता बताई गई है कि संसद में प्रमाणिकता की जाएगी कि भाई वो जो न्यायपालिका में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है वो कॉलेजियम सिस्टम के अनुसार है या नहीं है, इसकी भी जो पूर्ण जानकारी वो संसद के पास रहेगी। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि जो हमारी सरकार का जो निर्णय है, जो हमारी व्यवस्था है, उसकी जड़ें संसद में है और हमारे संसद में जो वास्तविक आधार पर व्यवस्थापिका का आधार तैयार किया गया वो संसदीय नाम से। अब चाहे लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, संसद शब्द से ही उसका जो सदस्य है उसके नाम हो जाते हैं सांसद। क्या? सांसद। अब लोकसभा का सदस्य तो भी हम उसको सांसद कहेंगे और राज्यसभा का सदस्य तो भी हम उसको सांसद कहेंगे। अगर लोकसभा में दो बड़े बड़े पदाधिकारियों की बात आती तो एक है लोकसभा अध्यक्ष, और दूसरा है उपाध्यक्ष। उसी प्रकार आप देख लीजिए राज्यसभा में, तो राज्यसभा में सभापति और एक हो जाएगा आपके उपसभापति। ठीक है। अब प्रश्न ये है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज, ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसभापति यहाँ तक ठीक है, लेकिन जो सभापति है राज्यसभा का पदेन सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। पदेन सभापति है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ये ध्यान रखें। प्रश्न ये भी आता है कि राज्यसभा के उस सदस्य का नाम बताइए जो किसी के द्वारा निर्वाचित नहीं हुआ, तो उसका भी नाम क्या है? उपराष्ट्रपति। सीधी सी बात। अब प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति दो पद पे तो काम कर नहीं सकता, राज्यसभा के सभापति के रूप में या उपराष्ट्रपति के रूप में, दोनों में से एक जगह मौजूद होगा। तो ये हमारे भारतीय संविधान में जब भी लोग समझते हैं, मैं कई बार प्रश्न करता हूँ बच्चों से कि भाई भारतीय संविधान में राष्ट्रपति नाम का उल्लेख है तो उपराष्ट्रपति का नाम का उल्लेख है या नहीं? अगर उल्लेख है तो उसको वेतन उपराष्ट्रपति नाम का मिलता है या सभापति नाम का? तो एक सहायक पद अधिकारी के रूप में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है, लेकिन उसके वेतन का उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि उपराष्ट्रपति को वेतन है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होने का मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति पद का उसको वेतन मिलता है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना, क्योंकि उपराष्ट्रपति हैं जब वो राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है और वो बाहर किसी भी देश की यात्रा में या कोई भी कार्य करने के लिए बाहर चला गया है, उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। जो जितने दिन कार्य करता है उसका एरियर पूरा का पूरा वो राष्ट्रपति की तरह मिलता है, लेकिन जो पद पर आसीन है वो हमेशा जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, उसी का उसको वेतन मिलता है।